हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उसमें से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट वन हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, इन्हीं 30 प्रश्नों को इतना विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे कि वीडियो के अंत तक आपके 100 प्लस प्रश्न जो है यहीं से तैयार हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो हम लोग आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। कौन सा जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अब हम लोग राष्ट्रपति की महाभियोग की जब बात हो रही है, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात हो रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में यह महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह लाया जा सकता है। कब? जब उस संबंधित सदन का 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाने के पक्ष में हो। कितना सदस्य? 1/4 सदस्य संबंधित सदन के प्रस्ताव लाने के पक्ष में हो। प्रस्ताव लाने के पक्ष में हो। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर संबंधित सदन मतलब यानी कि ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से दोनों सदनों के 1/4 सदस्य जो हैं, यानी कि 1/4 जो सदस्य जो हैं, वो संबंधित सदन के प्रस्ताव लाने के पक्ष में हो, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। अच्छी बात ये है, अभी अपने भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है दोस्तों। अभी तक अपने देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है या नहीं लगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो भारत में अभी तक जब से हम लोग की आजादी मिली है, तब से अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषणा की गई है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी तक एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो हम लोग आपातकाल के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो वित्तीय जो आपातकाल है, यह जो वित्तीय आपातकाल जो है, यह कौन सा अनुच्छेद में आ जाता है दोस्तों? तो यह जो आता है, यह अनुच्छेद 360 के तहत जो होता है, ये वित्तीय आपातकाल आता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा होता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। यह अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद जो है 352 के तहत आता है। कौन? वित्तीय 360, राष्ट्रीय आपातकाल 352। और एक और जो राष्ट्रपति शासन जो होता है, इसी में देख ले हम लोग, राष्ट्रपति जो शासन है वह जो है दोस्तों, यह 356 के अंतर्गत लाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की बात अगर हम लोग करते हैं, तो अभी तक वो जो है 3 बार हो चुका है, 3 बार ये लग चुका है, 3 बार लग चुका है। इसको अच्छा से थोड़ा सा लिख लें हम लोग। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लग चुका है। अब हम लोग पढ़ लेंगे कौन कौन कब कब लगा है दोस्तों। तो पहला जो है ये 1962 में लगा। दूसरा कब लगा? 1971 में लगा। तीसरा कब लगा? तो ये जो है 1975 में लगा। तो 1962 में क्या हुआ था? तो यह भारत चीन युद्ध के कारण जो है यह आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। 1971 में भारत पाक युद्ध के चलते लगा था। ठीक है? और ये जो 1975 है, इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। कैसे? आंतरिक
अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, तो ये जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह लगाया गया 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है दोस्तों? तो जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में उस राज्य में सरकार को भंग कर दिया जाता है, और जब वहां की सरकार भंग हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कब लागू होता है? जब वहाँ की संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है और संविधान का उल्लंघन वहां पर हो रहा हो, या सरकार को जब वहां पर भंग कर दिया जाता है, तब उन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जितना भी 30 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप लोगों को इतना मैं डिटेल से बता दूंगा कि वो अब जीवन में कभी वो क्वेश्चन को भूल नहीं पाइएगा। और ये जितने भी उससे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी हम लोग एकदम बिल्कुल वहीं पर देख लेंगे, ताकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था दोस्तों? यह जो थे, यह लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, यह भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। क्या थे? अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। और इन्हीं को स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इनको कहा गया, ये लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो कार्यकाल है कब से कब तक भारत में रहा दोस्तों? तो यह 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल भारत में रहा। यानी कि अपना जब देश भारत 1947 में आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे यहाँ पर। गांधी, ये यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को हम लोग देख ले थोड़ा सा। तो लॉर्ड कर्जन जो है ये भारत में 1899 से लेकर 1905 तक रहे। कब से? 1899 से 1905 तक। इनके कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वह था, वह बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन जो है यही 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। अब हम लोग देख लेंगे लॉर्ड वेबल जो है, इनको भी हम लोग देख लें तो यह जो है 1943 से 1947 तक, यह ये अगर एग्जैक्ट डेट देखेंगे हम लोग तो यह फरवरी 1947 तक, ये फरवरी 1947 तक लॉर्ड वेवेल जो है यह भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, अब हम लोग लॉर्ड इरविन को देख लेंगे। लॉर्ड इरविन जो है यह भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो यह 1926 से लेकर 1931 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इसी कार्यकाल में लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, और उसमें संरक्षण एवं सुधार, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह अनुच्छेद 48 ए के तहत जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो और अनुच्छेद दिए गए हैं, ये 51 ए जो है यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ दिया जाता है, तो ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 56 जो है ये किससे संबंधित है? तो यह अपने देश में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये अनुच्छेद 56 से संबंधित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष को कहा गया है, यानी कि टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, ये आर्टिकल 56 के साथ होगा। अनुच्छेद 21 को हम लोग देख लेंगे।
तो अनुच्छेद 21 जो होता है, इसी को दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कहते हैं। किसको? अनुच्छेद 21 में हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग उत्तर देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। लेकिन ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो बी आर अम्बेडकर जी जो थे, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? किसने कहा था? इसमें से किसने कहा था दोस्तों? यह जो है केटी शाह जी के द्वारा यह कथन कहा गया था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक जो तत्व है वह एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। तो ये केटी शाह जी का कथन रहा। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है दोस्तों? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा, यह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसी के तहत हो जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 दोनों आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 14 वर्ष के कम उम्र वाला, तो यह जो अनुच्छेद अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है यह कथन है कि किसी भी कारखाने या खान में 14 वर्ष से कम बच्चों को हम लोग वहां पर नियोजित नहीं कर सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों का नियोजन या कार्य को लगाना जो है किसी खान या कारखाना में वर्जित, ठीक है, वर्जित किया गया। किसके? अनुच्छेद 24 को द्वारा। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। अब जो है यहाँ पर एक दिया हुआ है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो ये अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये जो है यह अनुच्छेद यह अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कौन? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वही जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ये जो शिक्षा का अधिकार है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यह जो शिक्षा का अधिकार है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह अनुच्छेद 21 ए के तहत आता है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है 6 से 14 बरस तक के 6 से 14 बरस तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। कितना, ये भी पूछ लेता है दोस्तों, कितना बार ये पूछ लेता है कि कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों का, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 ए के तहत वर्णित किया गया है। एक अब यहाँ पर आ गया रोजगार का अधिकार, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि इसको किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो यह जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 19 जी के अंतर्गत
जी 19 जी के अंतर्गत इसको रखा गया है रोजगार का अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की उसको स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत 19 के जी के अंतर्गत तो रोजगार जो है रोजगार चलाने की या जीविका चलाने की जो स्वतंत्रता है 19 जी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं? तो वह कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 143 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति जी परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा ये जो दिया हुआ है अनुच्छेद ये 2-3 दिया हुआ है इसको भी देख लें। अनुच्छेद जो 137 है यह क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है इसके तहत 137 के तहत 136 हम लोग देख लेंगे। यह उच्चतम न्यायालय का यह उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अपील की अनुमति से दी जाती है। क्या दी जाती है? विशेष अपील की अनुमति किसके द्वारा? अनुच्छेद 136 के द्वारा। 144 जो है यह इसके द्वारा सभी जो भारत में सिविल अधिकारी हैं या न्यायिक पदाधिकारी हैं उनको उच्चतम न्यायालय की सहायता उनकी उच्चतम न्यायालय की कार्यों में सहायता करना होता है। उच्चतम न्यायालय के कार्यों में सहायता किसको? सभी जितने भी सिविल अधिकारी हैं या जितने भी न्यायिक पदाधिकारी हैं उनको उच्चतम न्यायालय के कार्यों में सहायता जो है अनुच्छेद 44 144 के तहत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको डिस्कशन कर लिया गया था, लेकिन फिर हम लोग कर लेंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेने से विस्तृत रूप से वह क्वेश्चन फिर कभी भूलता नहीं है। हम लोग इसी तरह बहुत लोग के द्वारा कह दिया जाता है, ऐसे ही अगर हम पढ़ देते कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत होता है बच्चों का शोषण, तो सिंपली अगर हम इसका आंसर डी मार देते तो ये क्वेश्चन जो है आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर विस्तृत व्याख्या यहीं पर कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो क्वेश्चन फिर दोबारा भूलेंगे। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 है जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 जो है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो यह जो अस्पृश्यता का जो अंत है अस्पृश्यता का जो अंत है यह अनुच्छेद 17 के तहत हुआ। अनुच्छेद जो 19 है इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है हम लोगों की। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है जिसको आगे इसमें क्वेश्चन लिया गया है उसको मैं बता दूंगा कि वो कौन कौन सी स्वतंत्रता जो है हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिली हुई है। अनुच्छेद 23 को हम लोग देख लेंगे। अनुच्छेद 23 जो है यह है बलात्कार एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 जो है यह बलात् श्रम एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता गारंटी है, चलिए दोस्तों इसको यहीं पर हम लोग देख लें, क्या इधर उधर देखना है। अनुच्छेद 19 के तहत जो कौन कौन से 6 प्रकार के मिला है तो वह है, पहला है बोलने और अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हो जाएगा एकत्र होने की स्वतंत्रता।
एकत्र होने की स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा इसमें हम लोग देख लेंगे संघ बनाने का, संघ या सहकारी समितियां बनाने की, संघ या सरकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे फोर्थ जो है, यह जो होता है स्वतंत्र रूप से घूमने के, पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता हो गया। पांचवा हो गया निवास की स्वतंत्रता। और 6 नंबर हो गया पेशे की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी पेशा कर सकते हैं पूरे अपने भारत वर्ष के अंदर। तो यह जो है, ये सारे जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की जो गारंटी है, यह जो है अनुच्छेद 19 के तहत अंतर्गत आती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको दोस्तों आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को आप लोग 2 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाएगा। और जो भी आपको ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल कई सोर्स को इकट्ठा करके मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो वह कौन सा बिल है जो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह संविधान संशोधन जो बिल है, वह दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो संविधान संशोधन जो है किस अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो है हम लोग भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो वो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसी को हम लोग लघु संविधान संशोधन कहते हैं, यानी कि उसी को लघु संविधान कहते हैं। इसमें काफी सारी चीजों को संशोधित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन कभी कभी पूछ लेता है कि यह कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, यह 1976 में हुआ। यहाँ पर एक 44वां दिया गया है, ये कब हुआ था? तो यह 1978 में हुआ था। 46वां कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1982 में हुआ था। और 50वां कब हुआ? तो यह 1984 में हुआ था। तो ये भी पॉइंट हम लोग देख लेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि 44वां संशोधन कब हुआ था, 42वां कब हुआ। 42वां से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 42वां 44वां से। तो इसलिए इन दोनों को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, यानी कि एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार लोकसभा के सत्र को बुलाया जा सकता है, चाहे बुलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। 2 बार होगा। तो अब 2 बार क्यों होगा दोस्तों? यह हमारे ही संविधान में अनुच्छेद जो 85 है, वह बोलता है क्या कि दो सदनों की बैठकों के बीच में 6 महीना से ज्यादा का अंतराल नहीं रहना चाहिए। तो साल में 12 महीना होता है, तो 6 महीना से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 12 में कितना हो गया, 6 दूनी 12 होता है। तो 2 बार जो है न्यूनतम बैठक हम लोग बुला सकते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 85 के आधार पर संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं रह सकता है, यानी कि ये 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। किसका? तो संसद की 2 बैठकों के बीच में, संसद की 2 बैठकों के बीच में। ठीक है, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। और वर्ष में 2 बार अवश्य बैठक होनी चाहिए, यह भी अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है, यानी कि वर्ष में अवश्य 2 बार बैठक होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश दिया गया है दोस्तों? यह जो हो जाएगा, यह आर्टिकल 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का संगठन करने का निर्देश दिया गया है। किसको? तो भारतीय राज्यों को, यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का संगठन होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो अनुच्छेद 32 जो दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को ही हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, किसको? अनुच्छेद 32 को। और यह जो है एक मौलिक अधिकार है। क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अनुच्छेद 40 हम लोग देख लेंगे। इसको हम लोग पीछे क्वेश्चन के माध्यम से देख लिए थे। ये पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण हो गया। पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारत के नागरिकों को इसके तहत करना रहता है, 48 के तहत। तो ये जो इम्पोर्टेंट हो गया, ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? यह सबसे पहले 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हो गया। तो शून्यकाल जो, इससे भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि शून्यकाल क्या होता है। तो शून्यकाल के बारे में हम लोग देख लेंगे। प्रश्न काल के बाद, प्रश्न काल के प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, ठीक बाद का समय जो होता है, वह शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल कहलाता है, यानी कि प्रश्न काल के ठीक बाद के काल को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। तो ये शून्यकाल के बारे में हो गया। 1962 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक दोस्तों क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा जो है, यह एक अस्थाई निकाय है, यानी कि इसको भंग नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, वह 6 वर्ष का होता है, ठीक है? और 6 वर्ष जो है, इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 तिहाई सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य, 1 तिहाई सदस्य 6 वर्ष की कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। 6 वर्ष की कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। किसमें? ये राज्यसभा में। तो इसलिए इसको स्थायी निकाय बोला गया है। जबकि लोकसभा में जो होता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद उसके सभी सदस्यों को फिर से चुनना रहता है। लेकिन इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, यानी 1 तिहाई सदस्य जो है, ये 6 वर्ष की कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं। इसलिए राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो कभी-कभी हम लोग समाचार पत्रों में चाहे ऐसे भी देखते हैं कि ना वो व्यक्ति लोकसभा में चुना गया, न ही राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। तो इन दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब मंत्री के रूप, कब कितना दिन तक रह सकता है दोस्तों? यह 6 माह तक मैक्सिमम रह सकता है। यह 6 माह तक जो है, यह मैक्सिमम रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार इसमें से क्या है? तो यह जो दोस्त है, यह एक मूल अधिकार है। कौन सा है यह? यह मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, वह मूल अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसको भी हम लोग ने पीछे डिस्कस कर लिया है। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी जो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद रहती है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो यह लोकसभा के प्रति रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापति तो करता है? यानी कि कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो यह दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यह स्पीकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। हम लोग के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है, ये क्या कहता है? यह कहता है कि अगर दोनों सदनों के मतों में विभिन्नता हो जाए, यानी कि दोनों सदन में दोनों सदन में भिन्नता हो जाए, उनके मतों में भिन्नता हो जाए, तो राष्ट्रपति जी के आधार 100 अनुच्छेद 108 के आधार पर राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष यानी कि यो जो स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? यह अध्यक्षता जो है यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो अनुच्छेद 108 के तहत जब दोनों सदनों में भिन्नता जब हो जाती है, उनके मतों में भिन्नता हो जाती है, यानी किसी बात पर उनके बात मेल जोल नहीं खा रहे हो, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और वही अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यही इसका पूरा जो हम लोग विस्तृत रूप में इसको देख लिए कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की सभापतित्व कौन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गीत गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो गीत जो जन गण मन जो है भारत का यह राष्ट्रीय गान है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये जो राष्ट्रगान हो गया जन गण मन, ठीक है। तो सबसे पहले इनका रचयिता पूछ लिया जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या कई बार पूछा गया रचयिता कौन है इनके? तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस गाना को गाया गया, इस गान को गाया गया? तो यह जो वर्ष 1911 जगह कलकत्ता अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में जो हुआ था, उसी में सर्वप्रथम यह गाया गया था, उसी में सर्वप्रथम गाया गया था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी गाने की संपूर्ण अवधि क्या है? यानी कि हम लोग राष्ट्रगान जो है कितना समय लेते हैं, संपूर्ण गान अवधि कितना का है? तो यह जो दोस्तों 52 सेकेंड जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाता है। 52 सेकेंड इसकी संपूर्ण गान अवधि रहती है। और क्वेश्चन कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कभी-कभी क्या होता है कि विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट अवसरों पर ये जो राष्ट्रगान की जो अवधि है, राष्ट्रगान की जो अवधि है वह 20 सेकेंड का हो जाता है। राष्ट्रगान की अवधि जो है वह 52 सेकेंड से घटकर 20 सेकेंड तक
हो जाती है। ठीक है, कब? विशिष्ट अवसरों पर। ये विशिष्ट विशिष्ट अवसरों पर राष्ट्रगान की अवधि जो है 20 सेकेंड हो जाती है। 20 सेकेंड हो जाती है और संपूर्ण गान अवधि जो है वो 52 सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषाएं हैं और कितनी भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में उनको मान्यता प्राप्त की गई है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में ये 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 है। तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद पूछ ले, कौन से अनुच्छेद? तो यह जो अनुच्छेद हो जाएगा वह 343 हो जाएगा। 343 के अंतर्गत ये 22 जो भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन सा कार्य करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है मौलिक अधिकार के रक्षा करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो यह शक्ति जो है रक्षा करने की जो शक्ति है, यह जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है, यह जो हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जो शक्ति है, वह कौन से अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों? यह जो अनुच्छेद हो गया, यह अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारी मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। और अब हम लोग उच्च न्यायालय को देख लेंगे। उच्च न्यायालय जो है ये कौन से अनुच्छेद के तहत हमारी मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद तीन अनुच्छेद 226 जो हो जाता है, यह अनुच्छेद 226 के तहत जो है हम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो हम लोग दोनों न्यायालयों के बारे में देख लिए कि कौन सा अनुच्छेद के तहत कौन हमारी मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। तो अब हम लोग मौलिक अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के इनके संरक्षण में रीट दिए गए हैं हम लोगों को। ये जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है, ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण में 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। रीट, ये रीट है, रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है, दोनों न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। इन्हीं पांचों रीटों से हमारी मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। तो पहला हम लोग देख लेंगे, पहला जो होता है वह परमादेश होता है। दूसरा जो होता है अधिकार परीक्षा हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो हो जाता है उत्प्रेषण हो जाता है। उत्प्रेषण जो हो जाता है। चौथा इसमें हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और पांचवा जो हो जाता है प्रतिषेध जो हो जाएगा, इसका पांचवा रीट हो जाता है। तो दोनों न्यायालयों के द्वारा ये 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया और प्रतिषेध जो हो गया। यही जो है मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए रीट जारी किए जाते हैं दोनों न्यायालयों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए उसी का क्वेश्चन आ गया, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि मैंडेमस हैबियस कॉर्पस जो है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय को हम लोग टिक मार देंगे। अगर यहाँ पर ये उच्च न्यायालय के जगह पर सर्वोच्च न्यायालय रहता तो सर्वोच्च न्यायालय हम लोग कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग जो है वह भारत के संविधान का आत्मा कहलाता है दोस्तों। तो यह जो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों, यह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसी को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। और ये अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग देख लेंगे, ये मूल अधिकार दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि ये अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में जो बातें हुई हैं, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई हैं। किसके बारे में बात की गई है दोस्तों? तो 36 से 51 के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देख लें, ये मूल अधिकार हो गया या मौलिक अधिकार हम लोग देख लें। मौलिक अधिकार देख लें हम लोग। तो मौलिक अधिकार जो है सर्वप्रथम हम लोग को 7 मिले हुए थे। कितना? पहले 7 थे, लेकिन अब कितना है? अब 6 मौलिक अधिकार है। कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हो गया। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो वह जो था संपत्ति का अधिकार जो था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार में था, जो इसको 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। हटा दिया गया। तो ठीक है, जब इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, तो इसको कहाँ रखा गया? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 ए। ये दोस्तों एकदम बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, इसमें से जितने भी हम आपको ये डिस्कशन करा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग यह सेशन, यह वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोग संविधान से क्वेश्चन जब देखेंगे, इन क्वेश्चन को करेंगे, तब आपको लगेगा कि कितना राहें जो है आसान हो गई है और कितना जो कंसेप्ट है हम लोग का क्लियर हो गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया है अब। ठीक है, तो पहले तो मौलिक अधिकार था, अब क्या हो गया है? यह जो हो गया है अब विधिक अधिकार हो गया है। कौन सा हो गया है दोस्तों? अब विधिक अधिकार हो गया है। तो संपत्ति का अधिकार ये 7वां था। तो बाकी जो 6 अधिकार हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग देख लें। तो 6 अधिकारों को हम लोग यहाँ पर देख लें। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसको बात की गई है, किसको? समानता का अधिकार को। दूसरा हम लोग देख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कौन से अनुच्छेद में इसको बात किया गया है दोस्तों? तो यह 19 से 22 तक इसका बात किया गया है। यह 18 है, इसको बढ़िया से हम लिख दे रहे हैं। यह 14 से 18 के बीच में, यह 19 से 22 के बीच में, 19 से अनुच्छेद 19 से 19 अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे वही शोषण का अधिकार। तो यह 23 और 24 के अंतर्गत इसको रखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मौलिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। चौथा नंबर हम लोग देख लेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन से कौन अनुच्छेद के बीच में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में की गई है इसकी बात। और पांचवा नंबर हम लोग थोड़ा सा ऊपर देख लें, जगह की कमी है वहां पर। पांचवा हम लोग देख लेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो हो गया, यह कितना से कितना के बीच में इसका बात किया गया है? यह अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी बात की गई है।
और एक अंतिम जो हो जाता है जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 6 नंबर हो गया, यह जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आ जाता है। कितना? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हम लोग को 6 मौलिक अधिकार अभी मिले हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल भी हम लोग बता दिया कि अनुच्छेद 14 से 18, ये स्वतंत्रता का अधिकार 1922, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में इसकी बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बात की गई है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में बात की गई है। तो यह इसका जो विस्तृत जानकारी जो हो गई आपको मूल अधिकारों के बारे में, इतना ही बस जानना है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देशी रियासतों देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो जब हमारा जो देश आजाद हुआ था, तो भारत जो देश है वह कई रियासतों में बटी हुई थी, और सभी रियासतों को मिलाकर जो भारत देश बना, उसको एकीकरण करने में किसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है दोस्तों? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें एकीकरण में काफी योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो यह ग्राम पंचायत आते हैं, पंचायत समिति आता है, और जिला परिषद आता है। यह ग्राम पंचायत जो होता है, यह ब्लॉक लेवल पर होता है, ये सॉरी पंचायत लेवल पर होता है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर हो गया, जिला परिषद ये जिला लेवल पर हो गया। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली जो है, ये किनके द्वारा दी गई थी? त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो यह जो दिया गया था, यह बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? यह बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, उसको किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों? तो यह जो है स्वर्ण सिंह जी के रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यह कब जोड़ा गया दोस्तों? तो यह 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह 1976 में जब हुआ, तो उसी में सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी समिति के रिपोर्ट पर ये जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो अब मूल कर्तव्य को देख लेंगे। मूल कर्तव्य जो पहले कितना थे? तो मूल कर्तव्य सबसे पहले जो थे, ये मूल कर्तव्य सबसे पहले 10 थे। कितना थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में अगर कोई पूछे कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए हैं दोस्तों? तो अब ये 11 हैं। यह वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है ये 11 है। कौन सा जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, अगर कभी पूछ लिया जाए तो 11वां मूल कर्तव्य जो है कौन सा जोड़ा गया? तो ये वही जोड़ा गया था दोस्तों। ये 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके अभिभावक उनके अभिभावक को निश्चित रूप से निश्चित रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो है, यह 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य कितना थे? 10 थे। किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह के रिपोर्ट पर। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और यह जो है 11वां जो मूल कर्तव्य है, ये कौन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? यह 86वां संविधान संशोधन, इसको भी हम लोग देख ही लें। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। कब हुआ था?
2002 में हुआ था, उसी में यह 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके ने की थी? तो हम लोग देख लिए थे। तो इसका सही जवाब बलवंत राय मेहता जो हो गए, इसका सही जवाब हो गया त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। बाकी हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक अशोक मेहता समिति जी हैं, इनका भी पंचायती राज से ही संबंध है, लेकिन इन्होंने दो स्तरीय पंचायती राज की थी। यह इन्होंने दो स्तरीय दो स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। दो स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी। तो कभी भी क्वेश्चन इस इसका पूछे पंचायती राज से कि त्रिस्तरीय किसने की थी, दो स्तरीय किसने की थी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, दो स्तरीय अशोक मेहता। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और ये चीज हो जाता है, ये पूछ दिया जाता है कि एलएम सिंघवी समिति ने क्या किया था। तो एलएम सिंघवी समिति का जो योगदान रहा है, यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो एलएम सिंघवी जो समिति जो है, यह दोहरी नागरिकता से दोहरी नागरिकता की सिफारिश की थी। कौन? एल एम सिंघवी समिति। ठीक है। तो यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, और आज के पार्ट वन का अंतिम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष, या इससे ऊपर जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज हम लोग इस 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखें, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो पॉलिटी में ये जो 30 क्वेश्चन आज आपको बताए, आज का ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? आज जो ये हम आप लोगों को जो कंटेंट आपको दिए, मेरे समझाने का जो तरीका है, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, तो हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, उनके लिए जो हम ये कंटेंट जो बनाते हैं, इसका जो मोटिवेशन जो होता है, इसमें काफी मेहनत लगता है। और ये जो मेहनत जब करना होता है, तो यह जो मोटिवेशन जो है, यह आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने से ही मुझे मिलता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर बने रहें। आपको इसी तरह की एक से बढ़कर एक वीडियो जो है, मैं विस्तृत व्याख्या के साथ लाऊंगा। और मैं आपको दावा करता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वो फिर आप दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और परीक्षा में जब बैठिएगा, तो एक आत्मविश्वास के साथ बैठिएगा। कोई आपको किंतु परंतु परीक्षा में नहीं लगा रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।